जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि हम लोगों ने आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 पढ़ा प्रीलिम्स और मेंस वाली सीरीज में, आज आर्टिकल 13 से रिलेटेड कुछ सिद्धांत थे, एक सिद्धांत अलग भी है, इसके अलावा भी 6-7 सिद्धांत और है जो अलग अलग आर्टिकल से रिलेटेड है। मैं किसी दिन वो सिद्धांत भी आप लोगों को बताऊंगा, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर अभी फिलहाल उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो सिद्धांत है वो आपको 3 मार्क्स में या फिर हो सकता हो 5 मार्क्स में भी आ जाए। ठीक है, आपको कैसे लिखना है 3 मार्क्स, मेरे हिसाब से तो 3 मार्क्स में मेनली आने के चांसेस है उनके, अभी तक तो नहीं आए लेकिन अब उसके आने के चांसेस ज्यादा है ना, तो ध्यान रखना। 4 सिद्धांत मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ जो डायरेक्टली क्या है हम लोगों के आर्टिकल 13 से रिलेटेड है, और एक तो आर्टिकल 14 का भी थोड़ा उसमें संबंध है। ठीक है, 3 सिद्धांत मेनली आर्टिकल 13(1) और 13(2) से रिलेटेड है। तो आप लोगों को याद है कि आपने आर्टिकल 13 पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 13 में मैंने आपको 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4) बताया और उसमें सिद्धांत के नाम बताए थे। बस आज हम उन सिद्धांतों को डिटेल करने वाले। देखो आर्टिकल 13(1) में थोड़ा सा याद करो कि क्या बताया था कि संविधान लागू होने के ठीक पहले जो भी विधियां होंगी वो शून्य होंगी उल्लंघन की मात्रा तक, यदि वो फंडामेंटल राइट्स को कम करने की कोशिश करती है ना। शॉर्टकट में बता रहा हूं, आर्टिकल 13(2) क्या बोलता है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि क्या है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो और वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, वो अगर फंडामेंटल राइट से असंगत है। तो ये चीजें हमने देखी, इन दोनों का ही काम है। तीसरे में क्या था, विधि की परिभाषा बताई गई थी, विधि शब्द को व्याख्या किया था, आदेश, अध्यादेश, विनियम, नियम, ये सब चीजें बताई थी। इसका तो हम लोगों को ज्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक काम पड़ेगा अपने को बीच में। तो ये 2 आर्टिकल सिर्फ रिवाइज के तौर पर मैंने बताए, ये सारी चीजें हम लोगों ने आर्टिकल 13 में बताई। क्या हुआ कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत आती है, सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत नहीं आती, जब कभी भी व्यक्ति को दिक्कत आती है तो उसके फंडामेंटल राइट्स जब छीने जाते हैं किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। हमको राज्य के विरुद्ध फंडामेंटल राइट्स मिले गए हैं, और कैसे छीनेंगे, तो जब कभी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाएगा तो उन निर्णय से कुछ सिद्धांत निकल कर आते हैं, वो सिद्धांत हम लोगों को देखना है। तो पहला सिद्धांत है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। इससे रिलेटेड में 5 मार्क्स वाला और 11 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसी के जस्ट बाद मेन से रिलेटेड ही रहेगा। एक नेक्स्ट टॉपिक मेन से रिलेटेड अकेला इससे रहेगा क्योंकि इसके ज्यादा औचित्य है फिलहाल। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत बोलता है जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत। अब कुछ बच्चे जुडिशियल रिव्यू अगर प्रीलिम्स में आएगा तो आर्टिकल 13 लगा देते, नहीं, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, आर्टिकल 143, इन सबसे पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की। बताता है वो कि इसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है देखना, इस शक्ति के तहत न्यायालय विधायिका द्वारा पारित अधिनियम, इस शक्ति के तहत न्यायालय मतलब हमारा जुडिशियरी विधायिका द्वारा पारित अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करता है। ठीक है, संवैधानिकता की जांच करता है। विधायिका का मतलब यहां पर होगा लेजिस्लेचर और न्यायालय का मतलब होगा जुडिशियरी। अब विधायिका में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारा राष्ट्रपति से मिलकर हम क्या बनाते हैं, विधायिका बनाते हैं। अब विधायिका का काम क्या है, कानून बनाने का काम है। पार्लियामेंट का काम क्या है, संसद का काम क्या है, कानून बनाने का काम। और जब कभी भी वो कोई कानून बनाती है और यदि वो कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, जब कभी भी वो कानून बनाती है और वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को चुनौती दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या करेगा, उसकी संवैधानिकता की जांच करेगा कि ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं। जैसे कि कुछ लोग गीता में विश्वास करते हैं, कुछ रामायण में विश्वास करते हैं, कुछ महाभारत में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप भारत देश में रहते हो तो आप लोगों को संविधान को सर्वोच्च मानना है, इस चीज को ध्यान रखना। तो क्या वो संविधान के अनुरूप है या संविधान के खिलाफ है, ये चीज की जांच कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, राज्य द्वारा बनाए गए नियम कानून यदि मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो क्या करेगा, न्यायालय ऐसे नियम कानून को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, मतलब उनका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इसको न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। हाँ, तो वो क्या कर सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये चीज होती है क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। अपन ने गोपालन मामला देखा, केशवानंद भारती मामला देखा, मिनर्वा मिल्स मामला देखा, इंदिरा नेहरू मामला देखा। तो जुडिशियल रिव्यू ये है। जुडिशियल रिव्यू हम लोगों को पता है कि जुडिशियल रिव्यू मूल ढांचे के सिद्धांत में आता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, जुडिशियल रिव्यू को ही बाहर करने की कोशिश की थी। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, मूल ढांचे का, एक प्रकार से मूल ढांचे का ही है, हिस्सा है। केशवानंद भारती मामले में हम लोगों को मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। तो ये छोटा सा यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन था न्यायिक पुनर्विलोकन। अगर 3 मार्क्स में आता तो अपने को ये बताना। इसको और भी हम लोग डिटेल में काफी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ से 100% इस साल तो क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। नेक्स्ट देखें पृथक्करण का सिद्धांत। इसको हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है केशवानंद भारती मामले में, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा फिलहाल अभी बात नहीं करें। नेक्स्ट देखो पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या होगा, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, क्या कहता है आपसे पृथक्करण का। इस पृथक्करण शब्द को आप लोगों ने सुना होगा केमिस्ट्री में।
केमिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने, बायो में भी आ जाता है, फिल्ट्रेशन करने वाला जो है रहता है, तो वहां पर आप लोगों ने सुना होगा। देखना क्या है यहां पर लिखता इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि आप लिखो किस तरीके से, शॉर्टकट की अपने हिसाब से कैसे बनाओ। यदि राज्य द्वारा किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकार से असंगत है, मतलब मेल नहीं खाता है, तो वह पूर्णतः असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं की जाएगी। और ये क्या है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि पूर्णतः असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं होगा। जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 13(1) में पढ़ा है पहले के बारे में, और आर्टिकल 13 में पढ़ा है संविधान लागू होने के बाद के बारे में। मतलब क्या हो जाएगा, वो असंवैधानिक और शून्य घोषित हो जाएगा। आर्टिकल 13(1) 13(2) ये कहता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा, पूर्णतः असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। यहीं से निकल के आया है सिद्धांत। तो क्या होगा फिर, बल्कि उसके उस भाग को शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकार से असंगत या विरुद्ध है। एग्जाम्पल से समझेंगे अपन, पहले इसको समझो क्या है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि शर्त यह है कि वह भाग पृथक्करणीय हो, अगर नहीं हो तो संपूर्ण विधि शून्य होगी। समझना क्या मैटर है इसका। देखो इसमें क्या कहा गया है कि यदि राज्य द्वारा कोई विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, मान लो कोई एक कानून बनाया है, ये कानून बना दिया हमने, मान लो इसका नाम दे दिया अपन ने AB अलेक्जेंडर, इसका नाम दे दिया अपन ने AB अलेक्जेंडर। इसमें कितनी धारा है, मान लो 1 धारा, 2 धारा या 3 धारा या 3-4 भाग, 20 भाग है इसमें। अब 20 भाग है, किस लिए बनाया गया, कोई कानून बनाया महिलाओं से रिलेटेड, मान लो क्या करा, या सॉरी पहले से मान लो 1950 से पहले जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब भी क्या था, ये कानून था, और इसने क्या बोला कि असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं की जाएगी। इसमें एक क्या है, फिल्टर करने का काम होता है। मान लीजिए एक छलनी है, उस छलनी में आपने डाला क्या, कुछ भी कचरा बगदा निकालना है, तो प्योर मटेरियल क्या आ जाएगा नीचे ग्लास में, और बाकी जो कचरा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये कचरा बाहर निकालने का काम करता है। कोई भी कानून अगर बनाया है किसके द्वारा, या बना हुआ पहले से, अगर पहले से कोई कानून बना है तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर उस कानून में 10 धारा 10 भाग है तो वो पूरा खत्म नहीं होगा। अगर वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, मूल अधिकारों को छीन रहा है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो पूरा नहीं होगा। उसकी जो धारा, जो भाग उसका उल्लंघन कर रही है वही सिर्फ समाप्त होगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, वही समझ में आया इतना फंडा। लेकिन यहां लिखा है कि शर्त यह है कि वह भाग पृथक्करणीय हो, अगर नहीं तो संपूर्ण विधि शून्य होगी। इसका मतलब यह हुआ जैसे कोई कानून बनाया गया, अब उसमें से क्या हुआ, जो उल्लंघन कर रहे हैं उनको तो अपन ने बाहर कर दिया, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी होती है जो उस कानून की जान होती है। मान लो कोई भी ऐसी धारा है जो उस कानून की जान है, अगर वो बाहर कर दी जाए, अगर उसको बाहर कर दिया जाए तो वो जो पूरा कानून है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस धारा को हटाने से उस कानून का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बाकी जो उसके अंदर फिल्टर करके हमने चीजें नीचे निकाली है वो कुछ काम की ही नहीं है, वो कुछ काम की ही नहीं है। ठीक है, तो अगर वो कुछ काम की नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको धारा को मान लो वो काम की नहीं है तो फिर वो कानूनी काम का नहीं रह जाएगा। तो वो जो मेन धारा अगर हट जाती है तो पूरा का पूरा कानून क्या होगा, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शर्त क्या है, पृथक्करणीय होना चाहिए, अगर नहीं है तो पूरी की पूरी संपूर्ण विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मेन पोर्शन अगर गलत हो गया, अपना संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो पूरी विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर उसका कुछ भाग जो है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हट जाएगा, इसी को क्या कहते हैं हम, पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। इधर से है ना क्या होता है, सब्जी की आवाज आ जाती है, फल वाले की आवाज आती है, तो मेरा दिमाग उधर चले जाता है दोस्तों, है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन देखो सुनो, तीसरा पॉइंट सुनो, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। जैसा कि मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला है कि ये जो सिद्धांत है ये कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं आप लोगों को ये एग्जांपल देके बताता हूं, कुछ बच्चे सुस्त पड़े हुए भी। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स नाम बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वालों ने सुना है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा फेमिलियर। इसको ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना, आच्छादन का सिद्धांत या इसको ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। मेनली ये 13(1) पर आधारित है। 13(1) में क्या लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के ठीक पहले जितने भी कानून थे, अगर उनकी कोई भी धारा तो क्या होंगे, शून्य होंगे, अविधि मान्य होंगे, लेकिन वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन की मात्रा तक वगैरह सारी चीजें हम लोग पहले देख चुके हैं। अब ये क्या हुआ, एक मैटर हुआ, मोटर वाहन अधिनियम 1939 में पहले से बना हुआ था। जैसे अभी मैंने एग्जांपल इसमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि पता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको ये वाला और ये वाला फंडा क्लियर होगा पूरा का पूरा। मोटर वाहन अधिनियम 1939 में बनाया था ब्रिटिश के टाइम पे, और ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये कानून। तो इसी तरीके से क्या हुआ, सीपी व बरार मोटर वाहन अधिनियम, जैसे मध्य प्रदेश का पूरा नाम था सीपी व बरार नाम था, तो सीपी व बरार मोटर वाहन अधिनियम 1947 में कुछ संशोधन किया गया, तो इसको चुनौती दी गई। भीकाजी कामा बनाम वर्सेस मध्य प्रदेश स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये केस शायद हो सकता हो बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना हो,
बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन भीकाजी बनाम वर्सेस मध्य प्रदेश के नाम से ये जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर जिसने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा हो ध्यान रखिए। इस अधिनियम को क्या करा, चुनौती दी गई। जब हमारा संविधान हुआ भाई, लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको चुनौती देना जरूरी था। ठीक है, क्या था इस अधिनियम में, ऐसा क्या था कि जो राज्य है इस अधिनियम में, जो सीपी बरार मोटर वाहन अधिनियम है, जो राज्य है सभी जो सड़क परिवहन में जो भी काम होते हैं, मोटर वगैरह व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, उन सब पे नियंत्रण कर सकता है। जैसे उनको परमिट लागू करवाना, कितना किराया लेना है, ये सब उनके नियंत्रण में होता था। तो इसीलिए क्या हुआ, हमारे 19(1) में संपत्ति का अधिकार था। बस कोई अगर रख रहा तो वो उसकी संपत्ति है, तो 19(1)(6) में हम लोगों को संपत्ति का अधिकार दे रखा था। इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, चुनौती दी गई। इस चीज को चुनौती दी गई, इस अधिनियम को चुनौती दी गई कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा। तो ये भीकाजी नारायण नाम था इनका पूरा, भीकाजी, तो मध्य प्रदेश के खिलाफ था। इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पहले, अब सुनना बात को, ये मैटर हुआ इसीलिए वहां गया। ऐसे इसमें भी बहुत सारे केस है, इसमें भी बहुत सारे केस है, पर हम लोग ज्यादा केसेस के चक्कर में ना उलझते हुए सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले, संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवर्त विधियां जो कि मूल अधिकार से असंगत है, मतलब बहुत सारे ऐसे कानून है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे ये कानून बताया। तो इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में जितनी भी विधियां हैं जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, वह समाप्त नहीं होती बल्कि निष्क्रिय हो जाती है। तो फिर ये क्या मैटर है और ये क्या मैटर है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवर्तन विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, वह समाप्त नहीं होती बल्कि निष्क्रिय हो जाती है, मृत प्राय हो जाती है, निष्क्रिय इसको हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, कानूनी खत्म कर दिया जाता है यदि धारा ऐसी हो और उन धाराओं को हटा दिया जाता, शून्य घोषित कर दिया जाता। यहां पर वो खत्म नहीं होंगी, क्या होगा, उनको ढक लिया जाएगा। किसके द्वारा, ऐसी विधि मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है, वो शेडो हो जाएगी, आच्छादित हो जाएगी, मतलब शेडो हो जाएगी, उनके ऊपर एक लेयर परत चढ़ जाएगी। कैसे समझो, ग्रहण मतलब क्या होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखें, जब कभी भी सूर्य ग्रहण होता है तो अंधेरा छा जाता है, और जैसे ही होता है खत्म, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, एकदम से आपका उजाला हो जाता है ना। ये अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, उजाला हो गया, मुनव्वर साहब का शेर भी है। ज्वालामुखी में भी 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है, मृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, और एक और तीसरा ज्वालामुखी आप लोगों को पता होगा, डोरमेट ज्वालामुखी बोलते हैं उसको। और ये इस तरीके से समझो कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में जितनी प्रवर्तित विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, समाप्त नहीं होती बल्कि निष्क्रिय हो जाती है। मतलब उनके ऊपर शेडो लगा दिया जाता है, लेयर लगाई दी जाती है। किसके द्वारा, आच्छादन के सिद्धांत के द्वारा। ऐसा नहीं है कि वहां लिपापोती कर देंगे। आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि जो कानून बनाया गया है उसको हम लोग ढक देंगे। जब कभी भी हमारे मूल अधिकार में संशोधन होता है या किसी भी चीज में संशोधन होता है, इसमें संशोधन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या कर दिया गया, ढक दिया है, आच्छादित कर दिया है ना। उसके ऊपर शेडो हो गया, इक्लिप्स हो गया उसका कहीं ना कहीं। तो जब कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में यदि संशोधन होता है, जैसे कि हम लोगों को पहले क्या है, 7 प्रकार के संविधान मूल अधिकार दिए थे, और उसके बाद में एक संविधान संशोधन हटा के हम लोगों ने संपत्ति का अधिकार हटा के क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो 6 बचे अब हमारे पास। तो इन फ्यूचर कभी भी मूल अधिकार से जो भी जिस भी मूल अधिकार को क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है, अगर इन फ्यूचर वो मूल अधिकार हटता है तो ये जो विधि है क्या हो जाएगी, जाग जाएगी। निष्क्रिय थी तो जो सो गई थी वो क्या हो जाएगी, जाग जाएगी। जैसे कि ज्वालामुखी में क्या होता है भाई, बहुत दिन तक तो फटता नहीं है, लेकिन बहुत दिन बाद फट जाता है, और बहुत सारे तो फटते ही रहते हैं, और जो मृत रहता है वो तो कभी फटता ही नहीं है। और बीच वाला जो रहता है उसका नाम कमेंट करके मुझे बताना, है ना। तो ये चीज है, इसका एक एग्जाम्पल से समझो। अभी जैसे कि बहुत सारे बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नाम मात्र के ऐसे बच्चे हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नाम मात्र का मतलब ये है कि जिन लोगों का सच में लक्ष्य है ना एमपीपीएससी, वही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, 4 लाख 5 लाख, तो बहुत सारे बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे कोविड-19 के कारण क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। अब कोविड-19 से सब बच्चे क्यों निष्क्रिय नहीं हुए, ये जो बच्चे हैं कोविड-19 के कारण इसलिए निष्क्रिय हो गए क्योंकि इनके अंदर इतना आलस भरा गया है। कोविड-19 के कारण इनके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि भाई आगे वैकेंसी नहीं आएगी, हमारा क्या होगा, जब कोविड-19 है तो वैकेंसी नहीं। ये पहली बात तो है ना, एमपीपीएससी की जो प्रोसेस है ना वो 1 ईयर की प्रोसेस है, और कुछ बच्चों के लिए कम से कम 2 ईयर की प्रोसेस है। तो अगर आप निष्क्रिय हो जाओगे अभी और फिर बाद में कभी वैकेंसी आ गई, तब आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे बन पड़ेगा इतना सब कुछ पढ़ने का। इस चीज को ध्यान रखो। तो कोविड-19 में वो निष्क्रिय हो गए, लेकिन जैसे ही कोविड-19 की बीमारी खत्म होगी
तो क्या वो जो निष्क्रिय बच्चे हैं वो जागेंगे कि नहीं जागेंगे? तो उसमें से वो बच्चे क्या हो जाएंगे, कुछ बच्चे जाग जाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसको क्या मान ले, फंडामेंटल राइट्स मान ले, मूल अधिकार मान ले। सटीक एग्जांपल कोविड-19 का इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये मूल अधिकार हो गया भैया, जैसे ये हटा वैसे ही क्या हुए, निष्क्रिय बच्चे जाग गए। तो ये होता आच्छादन का सिद्धांत। इसमें खत्म नहीं होता है कोई भी कानून, लेकिन जब कभी भी क्या होता है, हट जाता है तो वो निष्क्रिय होता है, तो जाग जाता है। इतना फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, अधित्याग का सिद्धांत। यदि हम लोग बात करें अधित्याग के सिद्धांत की तो बहुत सिंपल है, इसमें हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, आपका काम बन गया है यहां तक। अधित्याग का सिद्धांत, इसको बोलते हैं परित्याग का सिद्धांत भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको लिखना भूल गया मैं, है ना। अधित्याग के सिद्धांत के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लास्ट में देखता हूं, अभी पहले समझ लो, अभी फटाक से देख के बताता हूं। परित्याग का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या संविधान ने जो हमको मूल अधिकार दिए हैं, हम उनका त्याग कर सकते हैं क्या, हम उनको छोड़ सकते हैं क्या? तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर आपका मामला गया, बेहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। बेहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे का मामला है, ये बॉम्बे के मामले के नाम से जाना जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अपनी इच्छा से इनका त्याग नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, ये मामला दिया गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 3 मार्क्स के हिसाब से लिखो तो अमेरिका में क्या हो सकता है, इनका त्याग किया जा सकता है। अमेरिका में ये सिद्धांत नहीं है और अमेरिका में सिद्धांत के अनुसार त्याग किया जा सकता मूल अधिकारों का। लेकिन भारत में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य इसके लिए बाध्य है, ये राज्य के विरुद्ध दिए गए, हमारे संविधान ने दिए हैं। अब आप इसको बताना ऐसा क्यों हम लोगों ने ये सिद्धांत क्यों अपनाया कि क्यों हम फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं कर सकते, कमेंट करके बताना। आप लोगों के लिए एक काम दे रहा हूं, कमेंट तो वैसे करते नहीं हो सब लोग, क्या हो गए, आच्छादन का सिद्धांत लागू कर दिया गया है सब लोगों के ऊपर। अगर लक्ष्य है ना तो कोविड-19 भी कुछ नहीं है, निबंध लिखने के लिए आएगा, इस बार देख लेना कोविड-19 में, तो अगली बार तो 100% आना है। ठीक है, इतना फंडा क्लियर हुआ। अब कुछ लोगों को मैं क्या आच्छादन के सिद्धांत का मैटर बता देता हूं, क्या है आच्छादन का सिद्धांत। अधित्याग का डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर है ना, WAIVER, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना फंडा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम लोगों का रहेगा 5 और 11 मार्क्स का क्वेश्चन, किससे रिलेटेड, न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व बताइए, इससे रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों अगर हम लोगों का ये प्रयास अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरा प्लान ऐसा चल रहा है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूं, लेकिन आप लोग क्या रिस्पांस नहीं कर रहे। मेरा बहुत इच्छा हो रही है कि मैं इकोनॉमिक्स में जो भी पोर्शन है वो उठाऊं, या दूसरा पार्ट है हिस्ट्री वाला, कुछ तो मैं करूं कोशिश, लेकिन आप लोग प्रयास कोशिश करिए। व्यूज मिलते हैं मोटिवेशन बना रहता है, लाइक्स मिलते हैं मोटिवेशन बना रहता है, कमेंट मिलते हैं मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।